हेलो बच्चों, नमस्कार। आज का ये वीडियो है एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में, जिसको हिंदी में उद्यमिता कहते हैं। ये है क्लास 11 के ऑल ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस के लिए। इसमें सारे ऑब्जेक्टिव्स आपको सारे चैप्टर से कवर किए जाएंगे, जिससे आप आसानी से एग्जाम में उसको सॉल्व भी कर सकते हो और हर एक पॉइंट को क्लियर आउट भी कर सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। सबसे पहला क्वेश्चन बताया गया है एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में। तो पहला क्वेश्चन कहता है एंटरप्रेन्योरशिप इज एंटरप्रेन्योर्स, रिस्क टेकर, मैनेजर, ऑल ऑफ दीज। तो इसका आंसर होना चाहिए ऑल ऑफ दीज। तो सबसे बड़ी बात है सर, एंटरप्रेन्योर्स होता कौन है? तो याद रखोगे, एक बिजनेस को स्टार्टअप करने वाला, न्यू आइडिया लगाने वाला, रिस्क टेकिंग करने वाला, न्यू इन्वेंशन करने वाला एंटरप्रेन्योर्स कहलाता है। एंटरप्रेन्योर्स मतलब नई आइडिया लगाकर। जैसे जोमेटो किसी ने स्टार्ट किया होगा। कोई सोच सकता था कि आपका खाना रेस्टोरेंट से आपके घर में आ जाएगा? अच्छा, लोग खाना गर्म पसंद करते हैं या ठंडा? कोई सोच सकता था कि खाना ठंडा आप रेस्टोरेंट से मंगवा कर घर में खाओगे? हम लोग जब खाने भी जाते हैं तो हम लोग पहले चेकआउट करते हैं, उसको देखते हैं कि वो देखने में कैसा है, उसके बाद हम लोग खाते हैं। और यहाँ पैक करके खाना घर में आ रहा है। तो कहीं ना कहीं एक न्यू आइडिया लगाया गया, न्यू इन्वेंशन किया गया, और इसका ही नाम है एंटरप्रेन्योरशिप। ठीक है, तो न्यू आइडिया लगाने वाले, रिस्क लेने वाले एंटरप्रेन्योर्स कहलाते हैं। तो पहला आंसर है ऑल ऑफ दीज। दूसरा कहता है इन रिलेशन टू इंडियन इंडस्ट्रीज एंटरप्रेन्योरशिप इज, भारतीय उद्योग के संबंध में उद्यमिता है। भारत के लिए एंटरप्रेन्योरशिप्स क्या है? तो सर, क्या नेसेसरी है, अननेसेसरी है, बर्डन है या वेस्ट ऑफ टाइम है? तो याद रखोगे नेसेसरी। इंडिया में इसकी जरूरत है। इंडिया में लोग चाहते हैं एंटरप्रेन्योरशिप, तभी हम लोगों का स्टार्टअप हो जाएगा, तभी हम लोगों का एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज बढ़ेगी। जितने व्यापार बढ़ेंगे, जितने बिजनेस बढ़ेंगे, जितने नए नए स्टार्टअप्स होंगे, तो इंडिया में इसकी जरूरत है। नेक्स्ट क्या कहता है? नेक्स्ट कहता है entrepreneurships are a specialized group of person who bear risk and deal with the uncertainty. This definition has been given by, ये definition किसने कहा था? तो ये definition कहा है, याद रखोगे, F.H. Knight। F.H. Knight ने इसे कहा है। ठीक, अच्छा, नेक्स्ट क्या है सर? एंटरप्रेन्योरशिप असिस्ट, उद्यमी सहायक है। सर किसमें सहायक है? तो याद रखेंगे, पुअर्टी एलिमिनेट, क्या वो गरीबी को खत्म करता है? हाँ सर, गरीबी को खत्म करता है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट, क्या वो इकोनॉमी को बढ़ाता है? हाँ सर, न्यू स्टार्टअप करने से हमारी एक तो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी बढ़ती है। अभी देखो जोमेटो में कितने लोग काम कर रहे हैं, उसके बाद हमारी इकोनॉमी भी ऊपर जा रही है। और सर तीसरा कहता है कैपिटल फॉर्मेशन, क्या पूंजी का निर्माण होता है? हाँ सर, यहाँ पूंजी का भी निर्माण होता है। तो इसका आंसर होगा ऑल ऑफ दीज अबव। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट कहता है एंटरप्रेन्योरशिप इज इंश्योर्ड बाय, उद्यमिता आश्वस्त होती है। सर किससे जुड़ी हुई है? सब्सिडियरीज कंपनी से, लार्ज कंपनी से, मीडियम फर्म से, स्मॉल फर्म से। तो याद रखोगे लार्ज फर्म, एंटरप्रेन्योरशिप लार्ज फर्म से जुड़ी हुई है। नेक्स्ट कहता है एंटरप्रेन्योरियल स्ट्रैटेजीज डील विथ, उद्यमिता लक्षण निम्न में से संबंधित है। किससे? जॉब प्रोवाइडिंग बिहेवियर, प्रॉफिट सीकिंग, रिस्क टेकिंग, नन ऑफ दीज। तो हमने पहले भी पढ़ चुका है कि एंटरप्रेन्योरशिप, उद्यमिता रिस्क टेकिंग करता है, तो रिस्क बेयरर होता है। तो इसका आंसर होगा रिस्क टेकिंग, याद रखोगे, जोखिम लेने वाला। नेक्स्ट कहता है एंटरप्रेन्योरशिप इज अ गेम ऑफ, ये किसका गेम है, ये किसका खेल है? एंटरप्रेन्योरशिप, उद्यमिता किसका खेल है? धन का, मनी का, टाइम का, स्किल का, नॉलेज का, नन ऑफ दीज। तो याद रखोगे स्किल एंड नॉलेज का ये खेल है। समझ में आ गया? एक एंटरप्रेन्योरशिप अपने स्किल के अकॉर्डिंग, अपने नॉलेज के अकॉर्डिंग नई नई इन्वेंशन करता है, नई नई आइडिया लगाता है और नया बिजनेस स्टार्टअप करता है, ताकि दूसरों से वो अलग। देखो, नॉर्मली बिजनेसमैन जब बिजनेस करते हैं तो क्या बोलते हैं? पैसे लगाए, हमारा लक ही खराब था, पैसा डूब गया। ठीक है, लेकिन एक एंटरप्रेन्योर क्या करता है? पहले मार्केट रिसर्च करता है, देखता है कि कौन सी चीजें चलने वाली है, कौन सी नहीं चलने वाली है, और जो नहीं चलने वाली है वो क्यों नहीं चलने वाली है, और उस पर आइडिया लगाता है और न्यू इन्वेंट करके नए नीड्स के अकॉर्डिंग, कंज्यूमर नीड्स को ध्यान में रखते हुए अपने बिजनेस को स्टार्टअप करता है और उसको बढ़ाता है। ठीक है, और कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन देता है। नेक्स्ट क्या?
ईडीपी याद रखोगे, एंटरप्रेन्योरियल डेवलपमेंट प्रोग्राम। एंटरप्रेन्योरियल डेवलपमेंट प्रोग्राम प्रोवाइड्स, क्या प्रोवाइड करता है? उद्यमिता विकास कार्यक्रम प्रदान करता है। क्या अनएम्प्लॉयमेंट होता है इससे? नहीं सर, नहीं होता। इंप्लॉयमेंट होता है? हाँ सर, इंप्लॉयमेंट बढ़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिसऑनेस्टी, क्या वो डिसऑनेस्टी सिखाता, बेईमानी सिखाता है एंटरप्रेन्योरशिप? नहीं सर, ये ऐसा नहीं सिखाता है। क्या भ्रष्टाचार, करप्शन सिखाता है? नहीं सर। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए? रोजगार, इंप्लॉयमेंट प्रदान करता है। नेक्स्ट है इन इंडिया एंटरप्रेन्योरियल डेवलपमेंट प्रोग्राम हैज बीन, हमारे यहां क्या है? तो सर इसको सुधार करने की जरूरत है। इंडिया में एंटरप्रेन्योरशिप बहुत कम है। समझ गए आगे? कोई भी गार्जियन अपने बच्चों को ये नहीं बोलता है कि तुम जाकर क्या बनना, बिजनेसमैन बनना, न्यू बिजनेस स्टार्ट करना। गार्जियन का मन में होता है क्या? वो सोचते हैं कि हमारे बच्चे क्या बने, हमारे बच्चे बस सरकारी नौकरी लें, गवर्नमेंट जॉब लें और गवर्नमेंट जॉब में लाइफ को सिक्योर करें। कभी भी वो रिस्क लेने के लिए नहीं बोलते हैं। तो इंडिया में इसकी बहुत जरूरत है। बाहर विदेशों में देखोगे यही सब चीजें सिखाई जाती है। अपने बच्चों को लोग भेजते हैं बिजनेस सीखने के लिए, क्योंकि वो जानते हैं कि जो पैसे बिजनेस में है वो पैसे नौकरी करने में नहीं है, क्योंकि नौकरी भी तो आप किसी कंपनी के अंडर में कर रहे हो। तो वो कंपनी स्टार्टअप आप क्यों नहीं कर सकते? आप भी तो उतना कमा सकते हो। जब आप उतनी सैलरी दे सकते हो तो सोचो आप कितना कमाते होगे। एज अ बिजनेसमैन आप कितना ज्यादा कमाते होगे। तो याद रखें, इंडिया में इसकी जरूरत है और आप भी आगे लोगों को बताएं और अपने बच्चों को बताएं कि एंटरप्रेन्योरशिप करो, बिजनेस स्टार्टअप करो, ना कि नौकरी करो। आगे बढ़े। नेक्स्ट क्या है? इन इंडिया एंटरप्रेन्योरशिप क्या है? नीड्स ऑफ इंप्रूवमेंट है। एंड एंटरप्रेन्योरशिप इज, उद्यमी, उद्यमी क्या है? बॉर्न, बॉर्न होता है, बनाया जाता है, मेड है, जन्म लेता है या उसको बनाया जाता है, या दोनों होता है, या नन ऑफ दिस। तो याद रखोगे जन्म के साथ भी उसकी क्वालिटीज आती है, लीडर की क्वालिटी, और वो कुछ सीखता भी है, एक्वायर भी करता है। तो बाहर से भी सीखता है, जन्म के साथ भी आता है। तो इसका आंसर होगा बोथ। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट कहता है एंटरप्रेन्योरियल डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया इज सिचुएटेड इन, जो भारतीय उद्यमिता विकास संचालन संस्थान स्थित है वो कहां है? याद रखोगे अहमदाबाद में। अहमदाबाद में इसका ऑफिस है। नेक्स्ट क्या कहता है? इसको एस्टैब्लिश किसने किया था? तो एंटरप्रेन्योरियल डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट इन इंडिया एस्टैब्लिश्ड बाय, किसने किया था? तो याद रखोगे गुजरात गवर्नमेंट ने। गुजरात गवर्नमेंट ने ये एस्टैब्लिश किया था। एंटरप्रेन्योरियल डेवलपमेंट इज पॉसिबल विथ, उद्यमिता विकास संभव है के द्वारा, किसके द्वारा है? सर मोटिवेशन, ट्रेनिंग, प्रॉपर एजुकेशन, ऑल ऑफ दिस। तो इसका आंसर होगा ऑल ऑफ दिस। हम सारा कुछ करके क्या कर सकते हैं? ये प्रोग्राम चला सकते हैं। ठीक। नेक्स्ट क्या है? हु रिक्वायर्ड ईडीपी, इकोनॉमिक एंटरप्रेन्योरियल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स की जरूरत किसे होती है? क्या क्वालिफाइड ग्रुप्स ऑफ पर्सन होते हैं, टेक्निकल पर्सन होते हैं, एक्स सर्विसमैन, या ऑल ऑफ दिस? सर ऑल ऑफ दिस, इसमें सारे लोग आएंगे। नेक्स्ट क्या कहता है? ईडीपी मीन्स फॉर द डेवलपमेंट ऑफ, क्या है? पर्सनल क्वालिटीज है, एंटरप्रेन्योरियल मोटिव है, प्रोफेशनल स्किल्स है, ऑल ऑफ दिस है। तो याद रखोगे एंटरप्रेन्योरियल मोटिव, हमारा एंटरप्रेन्योरियल मोटिव होता है बिजनेस को बढ़ाना और आगे चलाना, रिस्क लेना। एंटरप्रेन्योर इन एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, एंटरप्रेन्योरशिप में एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्या होती है? तो सर ऑब्वियसली बढ़ेगी, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, हमने पढ़ रखा है, तो इसमें इंक्रीज आंसर होगा। एंटरप्रेन्योर इज, उद्यमी है, उद्यमी कौन है? सर इनोवेटर्स हैं, हाँ सर, नए नई चीजें बनाते हैं। रिस्क बियरर है, हाँ सर, रिस्क भी लेते हैं, जोखिम भी वहन करते हैं। फिर क्या है? साहसी है सर, हाँ सर, साहसी भी होते हैं। तो ऑल ऑफ दीज इसका आंसर है। नेक्स्ट, एंटरप्रेन्योर्स प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल, किसमें रोल प्ले करता है? पॉलिटिकल डेवलपमेंट, क्या वो नेताओं के लिए बनाया गया एंटरप्रेन्योरशिप? नहीं सर, बिजनेस के लिए है। दूसरा कहता है सोशल, समाज के लिए? नहीं सर। तीसरा इकोनॉमिक डेवलपमेंट, हाँ सर, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए बनाया गया है एंटरप्रेन्योरशिप। नेक्स्ट कहता है मैक्सिमम रोल ऑफ एन एंटरप्रेन्योर्स इज, मैक्सिमम किसमें है? इकोनॉमिक डेवलपमेंट में, अभी हम लोगों ने पढ़ा। तो इसका मैक्सिमम रोल प्ले होता है इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए। भारत में लघु उद्योग पंजीयन कराना, क्या स्मॉल इंडस्ट्रीज को हम लोगों को रजिस्ट्रेशन करवाना जरूरी है? हाँ सर जरूरी है, दैट इज अ नेसेसरी। ठीक है, कंपलसरी नहीं है लेकिन जरूरी है, क्योंकि हम लोग स्मॉल इंडस्ट्रीज को जैसे ही रजिस्ट्रेट करवाते हैं हमें गवर्नमेंट से बहुत सारी सहायता मिलती है। तो आप क्या चाहते हो कि आप ऐसा बिजनेस चलाओ जिसमें गवर्नमेंट से आपको हेल्प ना मिले, या आप ऐसा चलाना चाहते हो जिसमें गवर्नमेंट से हेल्प मिले? क्योंकि गवर्नमेंट जब हेल्प करेगी तो आपको सब्सिडीज मिलेगी, एक्स्ट्रा पैसे मिलेंगे, एक्स्ट्रा बेनिफिट्स होगी, लोन माफ हो जाएगा। इसलिए ये नेसेसरी है, नॉट कंपलसरी। ठीक है, करवाना जरूरी नहीं, आप चाहे तो नहीं भी करवा सकते हैं, लेकिन नेसेसरी है, करवाइए, ज्यादा अच्छा होगा। नेक्स्ट क्या कहता है?
इन्वेस्टमेंट लिमिट इन द स्मॉल इंडस्ट्रीज, याद रखोगे इन स्मॉल इंडस्ट्रीज के लिए, लघु उद्योग के लिए इन्वेस्टमेंट लिमिट कितना है? तो बुक के अकॉर्डिंग आपका 4 करोड़ दिया हुआ है, लेकिन अगर अकॉर्डिंग टू द न्यू पॉलिसीज देखोगे तो वो 2 to 5 करोड़ है। ठीक है, 2 से 5 करोड़ तक आप लोगों का लिमिट बनाया गया है, लेकिन बुक के अकॉर्डिंग अगर आएगा तो आप लोग 4 करोड़ आंसर पुट कीजिएगा। नेक्स्ट कहता है स्मॉल इंडस्ट्रीज इज द सब्जेक्ट ऑफ, स्मॉल इंडस्ट्रीज जो है, लघु उद्योग जो है, वो किसका विषय है? तो याद रखो स्टेट गवर्नमेंट। जिस स्टेट में होते हैं स्मॉल इंडस्ट्रीज, वहां के स्टेट गवर्नमेंट वहां के स्मॉल इंडस्ट्रीज को हेल्प करती है। जैसे हम लोग झारखंड में रहते हैं तो झारखंड सरकार हम लोगों के लिए हेल्प करेगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या है? भारत की बेकारी की समस्या समाधान निहित है, सॉल्यूशन ऑफ द अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम इन इंडिया। सर अनएम्प्लॉयमेंट कैसे खत्म होगा? जब बिजनेस बढ़ेगा। और बिजनेस कैसे बढ़ेगा सर? जब हमारे यहां एंटरप्रेन्योरशिप होगा। तो इसका आंसर होना चाहिए क्या सर? स्मॉल इंडस्ट्रीज। हम लोग जैसे ही एंटरप्रेन्योरशिप करेंगे, सब अपने अपने इंडस्ट्रीज को खोलेंगे। तो जैसे ही स्मॉल इंडस्ट्रीज खुलेगी, तो अगर सोचो आप कोई भी बिजनेस, छोटा छोटा बिजनेस, आजकल गवर्नमेंट हम लोगों को स्मॉल इंडस्ट्रीज पे इतना ध्यान क्यों दे रही है? मेक इन इंडिया प्रोग्राम क्यों बना रही है? क्योंकि वो चाहती है कि आप छोटे छोटे व्यापार खोलो ना। आपके पास पैसा नहीं है, छोटा ही व्यापार, अचार पापड़ बनाओ। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हमारे पास फंड्स नहीं है, तो गवर्नमेंट क्या कहती है? स्मॉल इंडस्ट्रीज को लोन भी प्रोवाइड कर रही है। अब आप पैसे ले लो, बैंक से पैसे ले लो और अपना बिजनेस स्टार्टअप करो। क्योंकि आप बिजनेस स्टार्टअप करोगे तो कम से कम 4 से 5 लोगों को आप रोजगार दोगे, और वैसे वैसे छोटे छोटे बिजनेस बहुत सारे खुल जाएंगे, सब 5-5 लोगों का घर चला रहे हैं। तो ऐसे क्या होगा ना कि हमारी इकोनॉमी जो है वह बहुत ही ग्रो करेगी। यही इनका मोटिव है। तो स्मॉल इंडस्ट्रीज कहीं ना कहीं अनएम्प्लॉयमेंट को खत्म करता है। नेक्स्ट क्या है? ऑब्जेक्ट ऑफ बिजनेस इज, बिजनेस का मेन मोटिव क्या होता है सर? ऑब्वियसली प्रॉफिट कमाना। तो यहां पर ऑप्शन दिया हुआ है, सर्विस मोटिव है, अर्निंग प्रॉफिट है, चैरिटेबल है। तो याद रखोगे सर्विस एंड प्रॉफिट बोथ मोटिव। हम सर्विस भी देते हैं और प्रॉफिट भी कमाते हैं। इसका आंसर होगा दोनों। व्यावसायिक जोखिम का अर्थ है द मीनिंग ऑफ बिजनेस रिस्क, बिजनेस रिस्क, रिस्क का मतलब होता है अफ्रेड ऑफ लॉस, हानि होने का डर ही लॉस है। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए सर? हानि की संभावना, चांसेस ऑफ लॉसेस। नेक्स्ट क्या है? वह क्रिया जो लाभ कमाने के उद्देश्य से की जाती है। प्रॉफिट कमाने के उद्देश्य से क्या किया जाता है सर? ऑब्वियसली बिजनेस किया जाता है। और बिजनेस कौन सी एक्टिविटीज में आता है? इकोनॉमिक। 2 तरह की ह्यूमन, देखो ह्यूमन एक्टिविटी, इंसान 2 तरह के काम करता है, एक तो पैसे के लिए, एक तो बिना पैसे के लिए, मेंटल सेटिस्फैक्शन के लिए। जो काम पैसे के लिए किए जाए वो इकोनॉमिक आर्थिक क्रियाएं कहलाती है, और जो बिना पैसे के लिए किए जाए वो नॉन इकोनॉमिक अनार्थिक क्रियाएं कहलाती है। ठीक है, जैसे मान लो कि मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूं और आपसे पैसे ले रहा हूं, तो वो मैं कौन सी एक्टिविटीज कर रहा हूं? इकोनॉमिक एक्टिविटीज। वही मैं अपने घर में अपने बच्चों को पढ़ा रहा हूं, वो कौन सी एक्टिविटीज है? नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज है। मंदिर के सामने एक पानी वाला फ्री में पानी पिला रहा है, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। उसी के बगल में बॉटल बिक रहा है 10-10 रुपए का, वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज। समझ में आ गया? तो बिजनेस किसके लिए किया जाता है? प्रॉफिट मोटिव्स के लिए। तो प्रॉफिट मोटिव्स के लिए क्या हो जाएगा? इकोनॉमिक एक्टिविटीज इज द राइट आंसर। नेक्स्ट कहता है कोड ऑफ कंडक्ट डज नॉट इंक्लूड, कोड ऑफ कंडक्ट मतलब रूल्स एंड रेगुलेशन। ठीक है, आचार संहिता में सम्मिलित नहीं किया जाता। आचार संहिता में क्या सम्मिलित नहीं किया जा सकता सर? कोड ऑफ कंडक्ट में क्या इंक्लूड नहीं है? कहता है रूल्स, सर रूल्स तो होगा ही रूल्स रेगुलेशन में। कहता है बेईमानी, सर रूल में बेईमानी नहीं सिखाई जाती, कहीं ये नहीं सिखाया जाता कि तुम बेईमान बन जाओ। तो इसका राइट आंसर बेईमानी होगी, डिसऑनेस्टी होगी। क्योंकि बाकी है इंटीग्रिटी, सत्यनिष्ठा, हम लोग को ये सिखाया जाता है कि तुम ईमानदार बनो, ईमानदारी से काम करो। हम लोगों को सिखाया जाता है नेक्स्ट नैतिकता, मोरालिटी, नैतिक बनो, सच के राह पर चलो। ठीक है, तो इसका आंसर होगा बेईमानी। कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एट्रीब्यूट ऑफ एन इन्वेस्टर्स। ठीक है, निम्न में से कौन सी विशेषता नव निर्माण की है? नव निर्माण की है, न्यू इन्वेंटर जो होते हैं, नई नई चीजें लगाते हैं, उनकी है। कहता है मोरल क्वालिफाइड, सॉरी मोर क्वालिफाइड, हाँ सर ज्यादा क्वालिफाइड होने चाहिए। अच्छा, दूसरा कहता है हाई सोशल स्टेटस, उच्च सामाजिक, हाँ सर होने चाहिए। मोर इन्फ्लुएंशियल, अधिक प्रभावशाली, हाँ सर वो देखने में भी, सुनने में भी, समझने में भी। क्योंकि एक लीडर ऐसा होना चाहिए ना जो बिजनेस, उसको देख के लगे कि हाँ हमें भी ऐसा बनना चाहिए। ठीक है, अगर वो खुद ही डिमोरलाइज रहेगा, नहीं हमसे नहीं होगा, तो हमारे लोग क्या करेंगे? एक एंटरप्रेन्योर ऐसा होना चाहिए कि हाँ मुझे बनना है, इसके जैसा बनना है। आपको होना चाहिए कि हाँ मुझे बनना है तो इसके जैसा बनना है, मुझे काम करना है तो इसके जैसा काम करना है, तभी जाकर आप उस काम को आगे कर पाओगे, आप मोटिवेट हो पाओगे, अदरवाइज आप मोटिवेट नहीं हो पाओगे। तो ऑल ऑफ दिस इसका राइट आंसर है, सारी क्वालिटीज होनी चाहिए। नेक्स्ट कहता है
के अनुसार उद्यमी प्रबंध में बड़ा होता है, उद्यमी नव प्रवर्तन एवं प्रवर्तक दोनों है। अकॉर्डिंग टू डैश एंटरप्रेन्योर्स इज एन इनोवेटर एंड द प्रोमोटर्स एज वेल। किसने कहा है? तो इसका नाम याद रख ले, इसका नाम है फॉरेस्ट फ्रेंड्स। फॉरेस्ट फ्रेंड्स इसका नाम है, इन्होंने कहा है ये स्टेटमेंट। आप लोग स्टेटमेंट अपने बुक से भी कुछ कुछ देख लोगे, मैं 2-3 जो इंपॉर्टेंट है वो बता दे रहा हूं, बाकी आप स्टेटमेंट जरूर देख लोगे, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट आता है हमारा मोटिवेशन। मोटिवेशन याद रखोगे, मैस्लो ने एक हायरार्की नीड्स थ्योरी बनाई है, जिसमें मैस्लो ने बताया है कि हम लोग काम क्यों करते हैं। एक इंसान सबसे पहला काम क्यों करता है? अपनी आवश्यकताओं के लिए, अपनी नीड्स के लिए, अपनी जरूरत के लिए। तो सबसे पहला वो अपनी जरूरत के लिए रोटी, कपड़ा और मकान, ठीक है ना, फूड, क्लोथ एंड शेल्टर के लिए काम करता है। जैसे वो फर्स्ट स्टेज पार करता है, दूसरा स्टेज, अब वो सोचता है हमें सिक्योरिटी चाहिए, क्योंकि अब हम लोगों को चाहिए कि मुझे कोई जॉब से निकाल ना दे, ठीक है, क्योंकि अब हम लोगों ने काम तो पकड़ लिया, अब हम लोगों ने मान लीजिए कि शादी वादी कर ली, अब हम लोग को लाइफ भी सिक्योर करना है, क्योंकि आगे फ्यूचर में क्या होगा। तो फिर वो काम करता है किस लिए? अपनी लाइफ सिक्योर करने के लिए। पहला वो काम करता है अपने नीड्स के लिए, जैसे ही उसका नीड्स फुलफिल हो जाता है, अब वो मोटिवेट होता है। दूसरा क्या? कि जहां वैसी कंपनी जिसके लाइफ को सिक्योर कर दे, जहां उसको निकाला नहीं जाए, वहां वो काम करेगा। जैसे ही वो दूसरा स्टेज भी पार कर लेता है, तीसरा अब आता है सामाजिक। अब समाज में भी हम लोगों को जीना है, तो सामाजिक स्तर पर भी हम लोगों को सबके लिए काम करना पड़ेगा। तो सामाजिक तौर पर वो जीना चाहता है, अब वो भी कार लेना चाहता है, वो भी एसी लेना चाहता है, समझ में आ गया। तो समाज के लिए अब वो तीसरा स्टेज होता है लग्जरियस चीजों के लिए, समाज के लिए। जैसे ही वो सामाजिक चीजों को भी पार कर लेता है, पढ़ाओ, अब उसका जो नेक्स्ट मोटिवेशन होता है, नेक्स्ट मोटिवेशन, अब वर्कर काम क्यों करे। उसके पास रोटी, कपड़ा, मकान भी आ गया, लाइफ भी सिक्योर हो गया, घर में एसी भी आ गया, कार भी आया। अब वो सोचता है सोशल स्टेटस, अब वो सोचता है मेरा जो है वो स्टेटस बढ़ जाए, ठीक है, मेरा सम्मान हो, लोग, 4 लोग मुझे पहचाने। तो अब वो काम करता है अपने स्टेटस के लिए, और जैसे ही लोग उसे अब पहचानने लगते हैं, अब उसके पास पैसा भी आ गया, लाइफ सिक्योर भी हो गया, उसके पास गाड़ी भी है, घर भी है, बंगला भी है, उसे लोग पहचान भी रहे हैं। अब लास्टली वो क्या करता है? तो लास्ट में वो काम करता है खुद के लिए। अब उसने सारी चीजें पा ली, दुनिया में सब कुछ हासिल कर लिया, अब वो जीना चाहता है खुद के लिए। तो अब वो काम करेगा अगर वो खुद आत्मसंतुष्टि के लिए, जो काम उसे अच्छा लगेगा वो वही काम करेगा। समझ में आ गया? तो इसे बनाया था हमारे मैस्लो ने। तो मैस्लो का हायरार्की नीड्स थ्योरी ये बताता है। तो पहला क्वेश्चन कहता है मोटिवेशन डज नॉट कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स। अभिप्रेरण के अंतर्गत निम्न में से कौन सा नहीं आता है? कौन सा मोटिवेशन नहीं है? तो इसका आंसर है मिशन, क्योंकि सर मोटिव, बिहेवियर और गोल, लक्ष्य, हम लोग लक्ष्य के लिए ही काम करते हैं, तो इसका आंसर है मिशन। नेक्स्ट कहता है मैस्लो, A.H. मैस्लो वाज द रेसिडेंट ऑफ। मैस्लो निवासी थे, याद रखोगे, अमेरिका के। मैस्लो ने जो ये हायरार्की नीड थ्योरी बनाया ना, ये निवासी कहां के थे? अमेरिका के निवासी थे। नेक्स्ट क्या कहता है? नेक्स्ट कहता है अकॉर्डिंग टू द मैस्लो नीड्स आर सेटिस्फाई एट लास्ट। मैस्लो के अनुसार सबसे अंत में याद रखोगे, पहला जो होता है वो आदमी क्या नीड्स के लिए काम करता है, अपनी जरूरत के लिए काम करता है, भैया मुझे रोटी, कपड़ा और मकान चाहिए, मुझे काम दे दो। सबसे लास्ट वो खुद के लिए करता है, सेल्फ, याद रखोगे, सबसे लास्ट जो है वो सेल्फ, खुद के लिए अपना काम करता है, आत्म विकास के लिए वो काम करता है। ठीक है, समझ में आ गई। नेक्स्ट क्या है? अभिप्रेरण, ठीक है, या अभिप्रेरित। कर्मचारियों को परितोषित किया जाता है, मोटिवेटेड एम्प्लॉयड्स आर रिवॉर्डेड। हम लोगों को मोटिवेटेड एम्प्लॉयड जो होता है, अगर हम उसको मोटिवेट कर रहे हैं तो उसका रिवॉर्ड क्या है, उससे क्या होगा, क्या नेगेटिविटी बढ़ेगी या पॉजिटिविटी बढ़ेगी? तो याद रखोगे पॉजिटिविटी बढ़ेगी। अगर आप मोटिवेट हो जाते हो, हाँ मुझे करना है, मैं ये कर सकता हूं, मैं पूरा वीडियो देख लूंगा, मैं एटीपी के सारे आंसर राइट करके आऊंगा, आप मोटिवेट हो गए और पढ़ने लगे, आपको मजा आने लगा, क्योंकि स्टार्टिंग से आपने तो देखा ही नहीं कि एंटरप्रेन्योरशिप होता क्या है, थ्योरीज तो आपने पढ़ी नहीं। अब आप पढ़ रहे हो तो देखोगे कि आप बहुत सारी चीजें इसमें हैं, मजेदार चीजें हैं जो आप सीख पाओगे बिजनेस के बारे में। तो जैसे ही आप इस चीज को पढ़ते हो, आपको जब मोटिवेशन आता है तो आप और पढ़ने लगते हो, आप में और ऊर्जा आ जाती है, तो ये कहीं ना कहीं पॉजिटिव इफेक्ट डालता है। इसका राइट आंसर है पॉजिटिव। नेक्स्ट कहता है रिस्क इज द रिटर्न ऑफ। जोखिम जो है किसका परिणाम है? तो सर याद रखोगे अनसर्टेनिटी। अगर आपके पास अनसर्टेनिटी है लॉस होने की, तो लॉस होने का डर ही हमारा रिस्क है। तो यहां पर है अनसर्टेनिटी, इसका आंसर। अनिश्चितता, कोई भी चीज अनिश्चित हो जाए तो आपको रिस्क बढ़ जाता है। जो चीज निश्चित आपको पता है पहले से कि ये होने वाला, उसमें रिस्क नहीं है। जो चीज नहीं पता है उसमें रिस्क है। समझ में आ गया। नेक्स्ट क्या कहता है? व्यावसायिक जोखिम के कारण उत्पन्न नहीं होता। बिजनेस रिस्क इज नॉट लाइकली टू अराइज टू। कैसे नहीं होता है? तो सर सबसे पहले है
चांस इन द गवर्नमेंट पॉलिसी, अगर सरकारी नियम में चेंज आए तो क्या हम लोगों को रिस्क नहीं है? हाँ सर रिस्क है, जीएसटी बढ़ जाएगा, रिस्क है, जीएसटी कम हो जाएगा, दूसरा टैक्स लग जाएगा, बहुत सारा रिस्क है। दूसरा गुड मैनेजमेंट, नहीं सर ये रिस्क नहीं है। अच्छा मैनेजमेंट रहेगा तो बिजनेस और अच्छा चलेगा, ना कि खराब होगा, ये कोई रिस्क नहीं है, तो इसका आंसर होगा गुड मैनेजमेंट। बाकी इंप्लॉयमेंट डिसऑनेस्टी, हाँ सर इंप्लॉयमेंट चोर निकल गया, जाके पड़ोसी को बता दिया, हमारे सारे सीक्रेट्स बता दिए, हमारी चीजें चुरा के ले गया, हमारा रिस्क है ही, ठीक है। तो ये सारा इसका राइट आंसर होगा, गुड मैनेजमेंट इसका रिस्क नहीं है। नेक्स्ट कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एग्जांपल ऑफ बिजनेस अनसर्टेनिटीज, निम्न में से कौन सा व्यावसायिक अनिश्चितता का उदाहरण है? बिजनेस में अनिश्चितता का उदाहरण है, अनसर्टेनिटी का उदाहरण है। भूकंप, ड्राउट, चेंज इन प्राइस और सॉफ्ट फॉल। याद रखोगे, क्या भूकंप बिजनेस में होता है, सूखा बिजनेस में पड़ता है, हिमपात बिजनेस में होता है? नहीं सर, प्राइस चेंज बिजनेस का टर्म है, तो प्राइस चेंज ही बिजनेस में जो मूल्य का कम ज्यादा होना, यही रिस्क है बिजनेस में, तो इसका राइट आंसर प्राइस चेंज होगा। नेक्स्ट कहता है कि डिसऑनेस्टी ऑफ एम्प्लॉय इज द डैश टाइप ऑफ कॉजेज ऑफ बिजनेस। सर डिसऑनेस्टी कौन होगा? एक इंसान ही होगा, तो ये ह्यूमन रिस्क है। देखो रिस्क बहुत सारे होते हैं, एक ह्यूमन रिस्क होता है, एक इकोनॉमिक रिस्क होता है, कुछ नेचुरल रिस्क है, जैसे हम लोगों ने अभी पढ़ा भूकंप आ जाए, ड्राउट सूखा पड़ जाए, हिमपात होने लगे, ये सारे हमारे नेचुरल रिस्क है, ठीक है। और हमारे बाकी जो इंसानों के थ्रू होता है वो ह्यूमन रिस्क हो जाता है, ठीक है। गवर्नमेंट के पॉलिसीज के अकॉर्डिंग हो जाएगा, वो इकोनॉमिक रिस्क हो जाएगा। तो ये सारे रिस्क के टाइप हैं। हमने प्लानिंग पढ़ ही रखा है, आप लोग जानते ही होंगे प्लानिंग क्या होता है। नियोजन, नियोजन क्या होता है? प्लानिंग करना फ्यूचर के लिए। हम लोग प्लान कब करते हैं? क्या पास्ट के लिए, प्रेजेंट के लिए, फ्यूचर के लिए? सर प्लान हमेशा आगे के लिए किया जाता है। अभी आप बैठकर प्लान करोगे कि भैया हमने तो वीडियो देख लिया, अकाउंट्स का देख लिया, बीएसटी का देख लिया, एटीपी देख लिया, हमने सारा कर लिया, अब एग्जाम में लिखना कैसे, कैसे टिक करना है, क्या करना है, जय माता दी करना है, ये सारी चीज आप बैठकर आज प्लान करोगे। समझ में आ गया? तो प्लानिंग हमेशा फ्यूचर के लिए किया जाता है, ठीक है। हम लोगों को क्या करना है, कैसे करना है, कौन करेगा, ये सारी चीजें फ्यूचरिस्टिक होती है, ठीक है। अच्छा प्लान क्या होता है? शॉर्ट टर्म के लिए होता है, मिडिल टर्म के लिए होता है, लॉन्ग टर्म के लिए होता है? बताओगे तो याद रखोगे ये तीनों के लिए होता है, शॉर्ट टर्म के लिए, मिडिल टर्म के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए। जैसे शॉर्ट टर्म, अभी आपका 2-4 दिन के बाद एग्जाम है, तो शॉर्ट टर्म के लिए आप प्लान करोगे। अच्छा ये पास आउट हो गए तो क्या फिर 12 के लिए प्लान नहीं करोगे? हाँ सर 12 के लिए भी करना है, तो मिडिल टर्म प्लान हो गया। अच्छा शादी ब्याह नहीं करना है? हाँ सर वो भी करना है, तो वो लॉन्ग टर्म प्लान हो गया। तो हर एक चीज हम लोग प्लान हर एक चीज के लिए करते हैं, शॉर्ट टर्म, मिडिल टर्म एंड लॉन्ग टर्म। सर क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन कहता है पहला, फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एन इंटरप्राइज लीडरशिप एंटरप्रेन्योरशिप इज, उपक्रम के विकास के लिए नेतृत्व उद्यमिता है। क्या है सर? कंपलसरी। याद रखोगे एंटरप्रेन्योरशिप जो है वो कंपलसरी है, हमारे लिए कंपलसरी है, ठीक है। आगे नेक्स्ट क्या कहता है? फंक्शंस ऑफ लीडरशिप, फंक्शंस ऑफ लीडरशिप। लीडर तो जानते ही होंगे, मैंने बताया भी है। एक लीडर क्या होता है? एक लीडर ऐसा होता है जिसको हम लोग देखकर, उसकी क्वालिटीज को देखकर हम लोग एक्वायर करें, ठीक है ना। क्वालिटी ऑफ अ गुड लीडर। गुड लीडर कैसा होना चाहिए? ऑनेस्ट होना चाहिए, गुड पर्सनैलिटी होना चाहिए, जिससे हम लोग देखकर अट्रैक्ट हो पाए। अच्छा उसके पास नॉलेज होना चाहिए, उसके पास स्किल होना चाहिए, ये सारी क्वालिटीज उसमें आनी चाहिए। तो कहता है कि फंक्शन ऑफ द लीडरशिप, उसमें क्या होना चाहिए? रिस्क टेकिंग। क्या रिस्क लेने वाला होना चाहिए? हाँ सर, जब वो रिस्क लेगा तब ना हम रिस्क लेंगे, तो लीडर ऐसा होना चाहिए। दूसरा डिसीजन मेकिंग। हाँ सर, लीडर जो होना चाहिए वो डिसीजन लेने वाला होना चाहिए कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। नेक्स्ट कहता है बिजनेस प्लानिंग। उसको ये भी आना चाहिए कि बिजनेस को प्लान कैसे किया जाए, बिजनेस को चलाया कैसे जाए। तो इसका आंसर होगा ऑल ऑफ दीज। इसके बाद आता है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन में जो भी चीज बता रहा हूं आप लोगों को, अगर आप लोग समझ पा रहे हो तो कम्युनिकेट कर पा रहे हो, ठीक है। तो कम्युनिकेशन क्या होता है? 2 वेज होता है। मैंने कुछ बोला, आपने कुछ बोला, हम दोनों के बीच कम्युनिकेट हुआ, तो हम लोग समझ पाएंगे एक दूसरे को, ये कम्युनिकेशन कहलाता है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन कहता है कि कम्युनिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ सिंगल वे, डबल 2 वे, 3 वे, नन ऑफ दिस। तो याद रखोगे 2 वे, द्विमार्गीय होता है। हम इधर से हमने मैसेज किया, आप लोग करते हो ना व्हाट्सएप में इमोजी भेजते हो, उधर से इमोजी आता है, तो ये सारी चीजें क्या हो गए? हमारा 2 वे कम्युनिकेशन हो गया। अच्छा हमने भेजा, आपने कुछ भेजा ही नहीं, तो क्या समझ में आएगा? कुछ समझ में आएगा? नहीं सर नहीं समझ में आएगा। तो 2 वे कम्युनिकेशन होता है, ठीक। अच्छा नेक्स्ट क्या कहता है? वे ऑफ कम्युनिकेशन शुड बी, संचार व्यवस्था का मार्ग होना चाहिए। क्या सर? राइट होना चाहिए, डेफिनिट होना चाहिए, इनडेफिनिट होना चाहिए या स्ट्रेट होना चाहिए? तो याद रखोगे डेफिनिट होना चाहिए। कैसे हम लोगों को करना है कम्युनिकेट, ठीक है। जैसे हम कॉल करके भी कर सकते हैं, हम मैसेज करके भी कर सकते हैं, हम बोल कर भी कर सकते हैं, या गैस्चर, इशारों में भी।
आपको समझ में आ रहा है ना कि मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता, तो याद रखोगे हम लोग इशारा, तो कम्युनिकेट बहुत तरह से किया जाता है, तो याद रखोगे जो डेफिनेट होता है, जिससे हम बोलेंगे आपको उसी वे में। जैसे हम बात मान लो कि मैंने इशारा किया, तो आप देखोगे चाहते या ना चाहते हो आप भी इशारा कर दोगे। मैंने कुछ पूछा आपसे तो आप भी करोगे इशारा में, मैंने बोलकर बोला तो आप भी बोल के करोगे, मैंने मैसेज किया इमोजी भेजी तो आप भी इमोजी भेजो। तो यही कहता है कि डेफिनेट होता है, ठीक है। थोड़ी देर पहले हम लोगों ने प्लानिंग सीख ही लिया, प्लानिंग किसके लिए किया जाता है, फ्यूचर्स के लिए, और होता क्या है ये शॉर्ट टर्म के लिए, मिडिल टर्म, लॉन्ग टर्म सबके लिए किया जाता है। तो हम लोग इसका क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन कहता है द प्लानिंग फॉर पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर, तो याद रखोगे फ्यूचर, फ्यूचर के लिए हमेशा भविष्य के लिए हम लोग प्लान करते हैं। नेक्स्ट कहता है प्लानिंग इज नेसेसरी अननेसेसरी वेस्ट ऑफ टाइम, याद रखोगे नेसेसरी है, प्लानिंग करना बहुत जरूरी है और हर जगह यूज किया जाता है। प्लानिंग आपके लिए, आप देखो सुबह उठते हो प्लान करना स्टार्ट कर देते हो, आज क्या क्या करना है, आज कॉलेज जाना है, आज स्कूल जाना है, आज ट्यूशन जाना है, बंक मारना है, आप पहले से प्लान करना स्टार्ट कर देते हो, घूमने जाना है, क्या करना है। तो प्लानिंग जो है ना वो हर जगह होता ही होता है, ये नेसेसरी है। नेक्स्ट क्या है, प्लानिंग इज नियोजन होता है शॉर्ट टर्म के लिए, मिडिल टर्म के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए। सर आपने पहले ही बता दिया कि हम लोग अभी 11 के लिए प्लान कर रहे हैं, फिर 12 के लिए प्लान करेंगे, फिर शादी ब्याह करेंगे उसके लिए प्लान करेंगे, गाड़ी लेंगे, बंगला लेंगे। तो सर प्लानिंग हर जगह के लिए होता है, मिडिल टर्म, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्या कहता है, नेक्स्ट कहता है कि नियोजन भविष्य को पकड़ने के लिए बनाया गया एक पिंजड़ा है। भविष्य को हम लोग कहीं ना कहीं फ्यूचर को कैप्चर कर रहे हैं। इंग्लिश में कहता है द प्लान इज द ट्रैप ऑफ कैप्चर द फ्यूचर, फ्यूचर को हम लोग कैप्चर कर रहे हैं। ये स्टेटमेंट किसने कहा है, तो याद रखोगे अलेन ने ये कहा है कि ये प्लानिंग जो है फ्यूचर को कैप्चर करने का ही एक पिंजड़ा है। नेक्स्ट प्लानिंग इज, प्लानिंग क्या होता है, गोल ओरिएंटेड, हाँ सर। ऑब्जेक्टिव, हाँ सर, हमारे उद्देश्य के लिए किया जाता है। मेंटल प्रोसेस, हाँ सर, सोच समझकर किया गया ये प्लान होता है, ऐसा नहीं कि बिना सोचे समझे प्लान कर लिए, बहुत सोच समझकर, ये मेंटल प्रोसेस है, ठीक है। तो ऑल ऑफ दिस इसका आंसर होगा। अच्छा नेक्स्ट कहता है अ गुड प्लान इज, एक अच्छा प्लान क्या होना चाहिए, तो याद रखोगे एक अच्छा प्लान फ्लैक्सिबल होना चाहिए, समय के अनुसार जो चेंज हो वही प्लानिंग सबसे बेस्ट है। हमने प्लान कर लिया, कुछ गड़बड़ भी हो रहा है, हम चेंज नहीं कर पा रहे तो प्लान अच्छा नहीं है। तो याद रखोगे फ्लैक्सिबल होना चाहिए प्लानिंग हमारा। जैसे आपने प्लान किया कि एग्जाम में जाएंगे तो कैसे हम लोग लिखेंगे, चीट करेंगे, क्या करेंगे, अच्छा हम चीट करने गए थे लेकिन फर्स्ट बेंच पर बैठ गए, अब प्लान बी आपका काम करता है। अगर प्लान बी काम नहीं किया तो प्लान सी काम, तो फ्लैक्सिबल होना चाहिए कि आपका ये काम नहीं किया तो वो काम कर सकते हो, ठीक है। ये इसका राइट आंसर। आईसीआईसीआई बैंक तो आप जानते ही होंगे, आईसीआईसीआई बैंक जो है वो क्या है, द आंसर इज प्राइवेट सेक्टर। याद रखोगे आईसीआईसीआई बैंक जो है वो एक प्राइवेट सेक्टर है। पब्लिक सेक्टर मतलब गवर्नमेंट कंपनी, प्राइवेट सेक्टर मतलब प्राइवेट कंपनी, ठीक है, याद रखोगे तो वो प्राइवेट सेक्टर है। सिडबी, याद रखोगे सिडबी, सिडबी का फुल फॉर्म होता है, याद रखना है आपको सिडबी। देखो हम एस को हटा देते हैं, क्या आ रहा, आईडीबीआई, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, और अगर हम एस जोड़ दें स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। आईडीबीआई इंडस्ट्रीज को लोन देती है और एस लगा दो, सिडबी जो है स्मॉल इंडस्ट्रीज को लोन देती है, याद रखोगे स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। तो क्वेश्चन कहता है सिडबी की वर्ष स्थापित किया गया था, किस वर्ष, सिडबी वाज एस्टैब्लिश इन द ईयर, किस ईयर में, तो 1990 में स्थापित किया गया था। फिर कहता है आईडीबीआई वाज एस्टैब्लिश, अब आईडीबीआई कब एस्टैब्लिश किया गया था, तो 1964 में, याद रखोगे 1964 में आईडीबीआई किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट आईसीआईसीआई कब स्थापित किया गया था, तो याद रखोगे 1955 में, 1955 में आईसीआईसीआई स्थापित किया गया था। देखो इसका ईयर आप लोग याद कर लोगे, इसको नोट डाउन जरूर कर लोगे, अगर छूट गया तो पीछे करके वीडियो फिर से नोट डाउन कर लो सारा। नेक्स्ट है आईएफसीआई किस वर्ष स्थापित किया गया था, आईएफसीआई was set up in the year, तो याद रखोगे 1948 में, 1948 में ये एस्टैब्लिश किया गया था। अब यहां पर टाइप्स ऑफ मार्केट बताया गया है, मार्केटिंग बताया गया। तो मार्केटिंग का मतलब होता है गुड्स को बेचना ह्यूमन नीड्स के अकॉर्डिंग, इंसानों को चाहिए क्या, लोगों को चाहिए क्या, उसके नीड्स के अकॉर्डिंग हम वो प्रोडक्ट बनाते हैं और सेल आफ्टर सर्विसेज भी देते हैं, लोगों को सेटिस्फाई भी करते हैं, ये हमारा मार्केटिंग कहलाता है। क्वेश्चन कहता है प्रोड्यूस मार्केट डील्स इन, ठीक है, उत्पाद बाजार क्या है, तो ऑब्वियसली सर एग्रीकल्चर ही होगा, उत्पादन वहीं किया जाता है, तो एग्रीकल्चर इज द राइट आंसर, कृषि इसका आंसर है। कहता है मनी स्पेंड
स्पेंट ऑन मार्केटिंग, मार्केटिंग में मनी स्पेंड करना क्या समय की बर्बादी है, वेस्ट ऑफ मनी है? नहीं सर, ये एक तरह का इन्वेस्टमेंट है। जब भी हम मार्केटिंग करते हैं वो एक इन्वेस्टमेंट है ताकि हम ज्यादा से ज्यादा सामान बेच पाए। देखो मार्केटिंग में बताया क्या जाता है, उसके नीड्स के अकॉर्डिंग हम लोग सामान बनाते हैं। कंज्यूमर को चाहिए क्या, हम उससे पूछते हैं कि भाई तुमको क्या चाहिए, आपको गर्मी लग रही है, आपको एसी चाहिए, हमने उस टाइप का एसी बना, अच्छा कितने में चाहिए, उस टाइप के आपके बजट में हमने एसी बना दिया। और उसके बाद भी पूछा कि सब ठीक तो है, हमने फ्री होम डिलीवरी दी, हमने घर में ला दिया, उसको टाइट कर दिया, सारा कुछ। तो ये सब मार्केटिंग में आता है। पहले क्या होता था, सेल, बस मेरे पास जो प्रोडक्ट है वो बेच दो, घर में हम सर्विसेज नहीं देंगे। लेकिन आज देखोगे हर कोई होम डिलीवरी दे रहा, हर कोई आकर घर में सर्विस दे रहा, क्योंकि हर कोई आजकल मार्केटिंग करता है। वो जानता है कि एक कस्टमर अगर उससे सेटिस्फाई हो गया तो वो और 3 लोगों को बताएगा, और वो 3 सेटिस्फाई हो गए तो और 3 लोगों को बताएंगे, ऐसे ऐसे वो बढ़ता चला जाएगा। दैट इज कॉल्ड मार्केटिंग। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट कहता है मार्केटिंग एक्सपेंडिचर इज बर्डन। बर्डन किस पे पड़ता है सर? इंडस्ट्री पे पड़ता है, बिजनेसमैन पे पड़ता है, कंज्यूमर पे पड़ता है, या सभी पे पड़ता है? तो याद रखोगे, और ज्यादातर ये कंज्यूमर पे पड़ता है, ज्यादा बर्डन ये कंज्यूमर पड़ता है, लेकिन सब पे भी थोड़ा थोड़ा पड़ता है। तो ये ऑल ऑफ दीज इसका आंसर दिया गया है। सर पेटेंट अधिनियम कहता है, पेटेंट अधिनियम कब लागू किया गया था, किस वर्ष? पेटेंट एक्ट कैम इनटू द फोर्स कब आया था? 1972 में, 1972 में आया था, आप इसको याद कर लोगे। फिर कहता है कि इन इंडिया द ट्रेडमार्क एक्ट वाज पास्ड इन द ईयर। ट्रेडमार्क एक्ट, ट्रेडमार्क तो जानते होंगे, जब लोगों को हम रजिस्टर्ड करवा लेते हैं, कोई भी लोगो देखो आप कार की एक लोगो देखोगे 4 चूड़ियों वाला ऑडी, आप देखे होंगे, जब हम इसको रजिस्टर्ड करवा लेते हैं तो ये ट्रेडमार्क, देखोगे कंपनी के ऊपर टीएम लिखा रहता है, ये ट्रेडमार्क हो गया। अब इसको कोई भी कॉपी नहीं कर सकता। जैसे आपने रिबॉक का, नाइक का ये देखा होगा साइन, ठीक है ना, पेप्सी का देखा होगा इस टाइप का, तो हर एक का अपना लोगो होता है। जब उसको वो रजिस्टर्ड करवा लेता है तो वो ट्रेडमार्क बन जाता है। तो यहां पर क्वेश्चन कहता है इन इंडिया द ट्रेडमार्क वाज पास्ड इन द ईयर, कब पास हुआ था ट्रेडमार्क एक्ट? 1940 में, 1940 में वो पास हुआ था, ठीक है। लेकिन फोर्स में कब आया था? 1972 में। देखिए पहला क्वेश्चन मैंने बताया था, फोर्स इन फोर्स कब हुआ? 1970। बना कब था? 1940 में, लेकिन आया कब? 1972 में, ठीक है। चलिए आगे क्या कहता है, एक व्यावसायिक चिन्ह का पंजीकरण कितनी अवधि का होता है? रजिस्ट्रेशन ऑफ द ट्रेडमार्क शैल बी, देखिए बुक में दिया गया है 7 इयर्स, क्योंकि पहले जो होता था वो 7 इयर्स के लिए होता था, लेकिन एक्चुअली में अब हो गया 10 इयर्स, 10-10 साल के लिए उसका रिन्यू करवाना पड़ता है। जैसे हमने ये ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड करवा लिया, फिर 10 साल के बाद इसको फिर से रिन्यू करवाना पड़ेगा, फिर वो 10 साल के लिए हो जाएगा, फिर उसको रजिस्टर्ड करवाएंगे, फिर वो 10 साल के लिए रजिस्टर्ड हो जाएगा। लेकिन क्योंकि आपके बुक में 7 इयर्स दिया हुआ है, आप 7 इयर्स ऑप्शन मार सकते हो, 7 ईयर ऑप्शन आपका चूज कर सकते हो। तो ये थे हमारे बुक के सारे चैप्टर्स के ऑब्जेक्टिव। सर हमने 1 शॉट कर लिया इतनी जल्दी, और ये सारे क्वेश्चन सर माइंड में आ गए। और अगर आप कुछ थोड़ा बहुत भूल गए होगे, देखो आपके पास टाइम है अभी, आप इसको बार बार रिवाइज करो, आपके माइंड में सारा कुछ कैप्चर हो जाएगा, आप उसको अच्छे तरीके से वहां शॉर्ट आउट कर सकते हो, ठीक है। तो आप ये वीडियो फिर से अगर देखना चाहते हो, फिर से देख लो, इसको नोट डाउन कर लो, हर एक पॉइंट को पढ़ लो, वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करो। अब हम लोग मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप लोग इसको पढ़ते रहें, रिवाइज करते रहें। धन्यवाद, बाय।